नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माहली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, JLN कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के लिए है, इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए है, पब्लिक फाइनेंस पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि सार्वजनिक आय के एक स्रोत के रूप में प्रशासनिक आय किस प्रकार कार्य करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू एज अ सोर्स ऑफ पब्लिक इनकम। प्रशासनिक आय सार्वजनिक आय के एक स्रोत के रूप में। तो जैसे कि मैंने इससे पहले की वीडियो में आप लोगों से बात की कि सार्वजनिक आय का एक स्रोत टैक्स है, तो दूसरा स्रोत व्यावसायिक आय है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि सार्वजनिक आय का एक स्रोत प्रशासनिक आय भी है। प्रशासनिक आय जिसको अंग्रेजी में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू कहते हैं। तो प्रशासनिक आय क्या है? प्रशासनिक आय के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जो भी शुल्क या फीस होता है, लाइसेंस, जुर्माना या संपत्ति जब्त करना, तो इन या विशेष कर का निर्धारण करना, तो इन सब कारणों से जो सरकार को आय की प्राप्ति होती है वो प्रशासनिक आय होती है। या हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रशासनिक कार्यों के द्वारा इस प्रकार के आय का उत्पादन होता है, ये गौण उत्पादन है, तो इसे हम लोग प्रशासनिक आय कहते हैं। तो प्रशासनिक आय और टैक्स में क्या अंतर है, चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, टैक्स तो अनिवार्य भुगतान है जो सबको देना पड़ता है, लेकिन जो प्रशासनिक आय है इसमें एक छूट होती है। किस प्रकार की छूट होती है? कुछ व्यक्ति चाहे तो इसे पे कर सकते हैं और कुछ व्यक्ति न चाहे तो इसे पे करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। अगर वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, या हम लोग बोलें कि उन पर ये चार्ज नहीं किया गया है, तो उन्हें देना ज़रूरी नहीं है। तो ये मुख्य रूप से डिपेंड करता है कि व्यक्ति इन प्रशासनिक आयों का भुगतान करे या ना करे, वो किस प्रकार की सुविधाओं को ले रहे हैं, ये इन पर डिपेंड करता है। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे कि व्यक्ति जो भी फीस दे रहा है, वो फीस के बदले में उसे जो भी लाभ प्राप्त हो रहे हैं, तो उन दोनों में संबंध। जरूरी नहीं है कि जितना वो फी दे रहा है या प्रशासनिक आय जितना दे रहा है, लाभ भी उसको उससे अधिक मिले या उससे कम मिले। लाभ तो अधिक ही मिलता है, सरकार जो भी देती है वो लाभ अधिक ही देती है। तो हम लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो भी प्रशासनिक आय है, तो प्रशासनिक आय जो सरकार के प्रशासनिक कार्यों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, ये प्रशासनिक आय कहलाते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके प्रशासनिक आय के बारे में और थोड़ी विस्तार से हम लोग बात करते हैं, ताकि आप लोगों को और अच्छे से ये समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रशासनिक आय के अंतर्गत शुल्क यानी कि फीस आते हैं। ये फीस क्या है, यह शुल्क क्या है? प्रोफेसर सेलिंगमैन कहते हैं कि शुल्क अथवा फीस उस धनराशि को कहते हैं जो कि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रत्येक ऐसी आवर्ती सेवा की लागत अदा करने के लिए दी जाती है, जो कि मुख्यतः जनता के हित के लिए होती है, किंतु जो फीस देने वाले को ऐसा विशेष लाभ पहुंचाती है जिसको मापा न जा सके। यहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि फीस क्या है। यहाँ हम लोगों ने देखा कि यहाँ सेलिंगमैन जो है वो कहते हैं कि ये एक विशेष प्रकार का लाभ है जिसे हम लोग माप सकते हैं। इससे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मापा न जा सके, लेकिन यहाँ पर होगा कि जिससे मापा जा सके। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि कुछ ऐसा विशेष कार्य जो सरकार पूरे समाज के लिए करते हैं, किसी विशेष वर्ग के लिए करते हैं, और इससे किसी विशेष वर्ग को खास बेनिफिट होता है, तो उस बेनिफिट को पहुंचाने के लिए भी तो सरकार को लागत लगती है। तो उस लागत को पूरा करने के लिए सरकार जो है वो फीस चार्ज करती है, फी लेती है। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं कि कोई स्कूल्स वगैरह होते हैं, सरकारी स्कूल्स या सरकारी कॉलेजेस, वहाँ पर भी स्टूडेंट लोग फ़ी देते हैं। तो यहाँ सरकार जो है वो उनको सुविधा दे रही है पढ़ने के लिए,
वो समाज के हित के लिए कार्य कर रही है। जैसे शिक्षा प्रदान करना समाज का हित के लिए होता है, तो समाज के हित के लिए वो शिक्षा प्रदान कर रही है और बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, विशेष बच्चों को विशेष लाभ हो रहा है। जो लोग उसमें पढ़ते हैं तो उन्हीं को फीस देना पड़ेगा, और जो लोग वहाँ नहीं पढ़ते हैं उनको फीस देना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जितना बच्चे लोग फीस देते हैं उससे कई ज़्यादा उन्हें लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी तो उन्हें इतना अधिक लाभ प्राप्त होता है कि आप उस लाभ की माप भी नहीं कर सकते हो। तो इस तरह सरकार फीस कहाँ लेती है? जब सरकार समाज के हित के लिए कुछ खास विशेष कार्यों को करती है और जिन व्यक्तियों को उन कार्यों से बेनिफिट मिलता है, लाभ मिलता है, उस कार्य में वो लोग जुड़े रहते हैं, उन्हीं लोगों को फीस देना पड़ता है। और जो लोग उस कार्य में नहीं लगे रहते हैं उन्हें फीस देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये शुल्क या फीस है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर कीमत में बात करें और फीस में अंतर के बारे में बात करें तो हम लोग देखेंगे कि कीमत जो होती है वो ऐच्छिक होती है। जैसे मैंने अपने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि सरकार जो भी व्यावसायिक आय प्राप्त करती है उसे हम लोग कीमत के संदर्भ में इस्तेमाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो वो जो होता है ऐच्छिक होता है। अगर आप सरकार की वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, खरीद रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन फीस अगर आप वहाँ लाभ उठा रहे हैं सरकार की सुविधाओं का तो आपको देना पड़ेगा ही। फीस के संबंध में क्या होता है कि आदान प्रदान का तत्व काम करता है कि आप फीस दे रहे हो और उसके बदले में आपको लाभ मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सरकार जो आपको लाभ दे रही है तो उस लाभ को पहुंचाने के लिए जो सरकार को लागत आती है, जो खर्च आती है, उसके लिए सरकार फीस जो है वो चार्ज करती है। और समाज के हित के लिए भी सरकार बहुत सारी व्यावसायिक क्रियाओं को करती है, उसके लिए भी वो फी लेती है। जैसे हम लोग बात करें कि डाक सेवा, तो डाक सेवा अगर आपको डाक सर्विसेज का फ़ायदा उठाना है, सरकार आपके लिए वो करती है, तो उसके लिए भी आपको फ़ी जो है वो देना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रशासनिक आय के अंतर्गत एक स्रोत जो सरकार को आय प्राप्त करने का है वो है फीस या शुल्क, हम लोग जिसे कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि लाइसेंस के माध्यम से भी सरकार जो है वो आय प्राप्त करती है। लाइसेंस उस स्थिति में प्राप्त किया जाता है जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था सरकार से प्रार्थना करती है। वो ये प्रार्थना नहीं करती है कि मुझे आप ये फैसिलिटी दीजिए, बल्कि कुछ विशेष काम के लिए वो अनुमति की मांग करती है। तो उसके बदले में जो सरकार उससे चार्ज लेती है वो लाइसेंस कहलाता है। यानी कि वो व्यक्ति जो है वो सरकार से किसी विशेषाधिकार की बात करता है या अनुमति की बात करता है, तो फिर उससे लाइसेंस शुल्क सरकार जो है वो लेती है। जैसे आप देखिएगा कि जो भी मोटरसाइकिल वगैरह, बाइक है, कार है, तो इन चीज़ों का रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है। इसके साथ साथ इनको चलाने के लिए भी लाइसेंस सरकार को देना पड़ता है। फिर बहुत ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति लोग होते हैं जिनको बंदूक या रिवॉल्वर की ज़रूरत पड़ती है, उसको लोग अपने पास रखते हैं, तो उसके बदले में भी सरकार जो है उनको लाइसेंस देती है, तो लाइसेंस का शुल्क उनको पे करना पड़ता है। तो इस प्रकार जो है सरकार जो है लाइसेंस लगाती है। कभी कभी सरकार कुछ विशेष कार्यों को नियंत्रण और नियमन करने के लिए भी वो लाइसेंस की व्यवस्था करती है। जैसे शराब दुकान वगैरह है, तो सरकार ये प्रयास करती है कि शराब की बिक्री बहुत अधिक ना हो और सीमित संख्या में दुकान खोले जाए। तो इसके लिए भी सरकार जो है वो लाइसेंस की व्यवस्था करती है कि जिनको जिनको लाइसेंस दिया जाएगा वही लोग इनकी बिक्री करेंगे। इसी प्रकार सरकार ये आश्वस्त करती है कि जो भी चीज़ें हो वो सही हो। जैसे अगर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस भी सरकार देती है तो पहले उसका ड्राइविंग टेस्ट लेती है कि वो गाड़ी चलाने के लिए फिट है या नहीं, वो चला पा रहा है कि नहीं, उसके बाद ही उसे लाइसेंस वो देती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि लाइसेंस शुल्क के द्वारा भी सरकार को जो है वो प्रशासनिक आय की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि विशेष कर निर्धारण के द्वारा भी सरकार आय की प्राप्ति कर सकती है। जैसे कभी कभी सरकार कुछ विशेष खास कार्यों को करती है, जैसे कहीं पर सड़क बनवा दिया या नाली की व्यवस्था कर दी या गलियों में प्रकाश स्तंभ की व्यवस्था कर दी। तो कुछ कुछ जगहों में कुछ विशेष कार्य को सरकार करती है जिससे उसके अगल बगल रहने वाले जो लोग होते हैं उनको कुछ खास बेनिफिट मिलता है, विशेष लाभ मिलने लगता है। तो सरकार उनसे भी जो है वो विशेष कर ले सकती है, उनके लिए भी सरकार जो है वो विशेष कर का निर्धारण कर सकती है।
इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रशासनिक आय के अंतर्गत सरकार जो है वो अर्थदंड या जुर्माना, उसके द्वारा भी सरकार को आय प्राप्त होती है। जैसे जुर्माना वो कानूनन दंड स्वरूप लगाया जाता है और आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए लगाया जाता है। तो ये जो अर्थदंड या जुर्माना है ये कानूनी माध्यम से लगाया जाता है, और सरकार अगर बोलती है कि ये चीज़ को नहीं करना है और कोई व्यक्ति उस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके लिए सरकार जुर्माना या अर्थदंड लेती है, और वो भी सरकार की प्रशासनिक आय का एक हिस्सा है। सरकार को प्रशासनिक आय के रूप में वो प्राप्त होती है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे जमानत या संपत्ति को जब्त करना, तो ये कब होता है? जब सरकार कोई कानूनी कार्रवाई के लिए किसी व्यक्ति को एक विशेष तिथि का निर्धारण करती है कि आपको इतने तारीख को उपस्थित होना है, लेकिन अगर वह व्यक्ति उस तिथि को उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसे जमानत लेना पड़ता है। ऐसे ही संपत्ति सरकार जब्त कब करती है? जब कोई व्यक्ति ये तय कर देता है कि हम इतना लोन लिए हैं या हम इस निश्चित तिथि तक इतने रुपये का भुगतान करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं कर पाता है तो फिर उसकी संपत्ति जो है वो जब्त कर ली जाती है और उस पैसे की अदायगी की जाती है। तो इस तरह से जमानत के द्वारा भी या संपत्ति को जब्त करने के माध्यम से भी सरकार को जो है वो प्रशासनिक आय की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि जैसे मृतक की संपत्ति पर भी सरकार अधिकार करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति होता, कोई ट्रस्ट होती है और उसका कोई वारिस नहीं होता है, कोई उसके संपत्ति को क्लेम करने वाला नहीं होता है, बैंक में भी उसका अमाउंट, उसके पैसे होते हैं और कोई उसका वारिस नहीं होता है। इस तरह में अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो उसकी संपत्ति को भी सरकार जो है वो जब्त कर लेती है, अपने अधिकार में ले लेती है। तो वो भी प्रशासनिक आय का पार्ट बन जाता है सरकार के लिए। प्रशासनिक आय के अतिरिक्त हम लोग देखेंगे कि सरकार का जो रेवेन्यू है यानी कि पब्लिक इनकम है, उसमें उपहार और अनुदान का भी रोल होता है। सरकार को उपहार भी मिलते हैं, गिफ्ट्स भी मिलते हैं और अनुदान भी मिलता है। जैसे सरकार को सहायता भी मिलता है, रिलीफ फंड भी मिलता है, प्रतिरक्षा फंड भी मिलता है, विदेशी सहायता भी सरकार को मिलती है। तो इस प्रकार की जो सहायता वगैरह सरकार को मिलती है ये भी उपहार में आ जाता है। अनुदान हम लोग कब कहेंगे? जब हम लोग देखेंगे कि कोई एक व्यक्ति देने वाला जो है वो अपने से अधीनस्थ किसी को कुछ सहायता कर रहा है, वित्तीय सहायता। जैसे हम लोग यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक विशेष कार्य को करना है तो केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को अनुदान देती है, यानी कि राज्य सरकार को उन कार्यों को करने के लिए वित्तीय सहायता देती है। वैसे ही राज्य सरकार जो है अपनी स्थानीय सरकार को अनुदान दे सकती है। कुछ विशेष कार्य स्थानीय सरकार से करवाना है तो सरकार वहाँ पर उनको वित्तीय सहायता दे सकती है। तो इस प्रकार जो है वो अनुदान भी प्राप्त होते हैं। तो जो भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि उपहार होता है, चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, या अनुदान होता है चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, वह भी सरकार की आय का एक हिस्सा बन जाता है और सार्वजनिक आय का एक स्रोत बन जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने बात की कि सार्वजनिक आय के एक स्रोत के रूप में जो है वो प्रशासनिक आय किस प्रकार काम करता है या किस प्रकार इसकी भूमिका होती है। और हम लोग ये जानते हैं कि सार्वजनिक आय यानी कि पब्लिक रेवेन्यू जो है वो टैक्स के माध्यम से भी जमा होती है और व्यावसायिक क्रियाओं के माध्यम से भी जमा होती है और प्रशासनिक आय के माध्यम से भी जमा होती है और इसके साथ साथ उपहार एवं अनुदान के माध्यम से भी जमा होती है। ये सब हम लोग पब्लिक रेवेन्यू के संदर्भ में बात कर सकते हैं और डाल्टन ने इसको संकीर्ण परिभाषा के रूप में व्यक्त किया था। अगर हम लोगों ने इसे और विस्तृत रूप में ले जाना चाहेंगे सार्वजनिक आय को, तब हम लोग उसमें ऋण भी इंक्लूड कर देंगे कि सरकार को अपने घरेलू स्तर से कितने ऋण की प्राप्ति होती है या विदेशी स्तर से कितने ऋण की प्राप्ति होती है, या सरकार नोट छाप के कितने अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकती है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि सार्वजनिक आय क्या है और सार्वजनिक आय के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।